हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स के विभिन्न सिद्धांतों पर हमने चर्चा करी, उनके संप्रभुता सिद्धांत, उनके समझौता सिद्धांत, इसके साथ साथ उनकी विचारधारा में पाए जाने वाले व्यक्तिवाद के तत्वों के बारे में भी हमने जानकारी हासिल करी। अर्थात वो निरंकुश संप्रभुता के समर्थक होते हुए किस प्रकार से उनकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व निहित है, ये देखा। विभिन्न विचारकों ने ये पाया कि उनकी विचारधारा में व्यक्तिवादी तत्व जो है या व्यक्तिवादी विचारधारा के तत्व निहित है, उन्होंने उसको उजागर किया। आज हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स की विचारधारा का विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा की गई आलोचना का। थॉमस हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन 1651 में उसका प्रकाशन हुआ। उस पुस्तक में उन्होंने अपने विभिन्न विचार, राज्य संबंधी विचार, मानव स्वभाव संबंधी विचार, संप्रभुता संबंधी विचारों का उन्होंने उसमें विवेचन किया। उनके सिद्धांत और उनकी विचारधारा से असहमत होने वाले विभिन्न विद्वान थे, विभिन्न राजनीतिज्ञों ने उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं किया, उनकी विचारधाराओं में कुछ त्रुटियां पाई और उनकी आलोचना करी। उनके विभिन्न आलोचक विचारक थे या उनके विभिन्न जो आलोचना करने वाले राजनीतिज्ञ थे वो थे वाहन, व्हाइटहॉल, कैटलिन, लॉक, स्पिनोजा। इन विभिन्न विद्वानों द्वारा उनकी विचारधारा की आलोचना की गई, उनके सिद्धांतों की आलोचना की गई, उनके दर्शन में कुछ कमियां उनके द्वारा पाई गई और उन्होंने उसका वर्णन किया। तो हम देखेंगे कि इन विभिन्न विद्वानों के द्वारा थॉमस हॉब्स की विचारधारा में किस प्रकार की त्रुटियां पाई गई या इन्होंने किस प्रकार की त्रुटियां जो है उसमें ढूंढी और उनका विवेचन उन्होंने किया। सर्वप्रथम इस संदर्भ में वाहन का कहना है कि जहाँ तक राजनीतिक विचार के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन और निष्फल ग्रंथ रहा है। वह एक प्रभावपूर्ण वर्ण संकरण है जिसमें प्रजनन की कोई सामर्थ्य नहीं है और वह इस उपेक्षा का पात्र भी है। अर्थात वाहन ने कहने का प्रयास किया कि जो लेवियाथन है वो बहुत ही प्रभावहीन और निष्फल ग्रंथ है, अर्थात एक ऐसा ग्रंथ है जिसका कोई परिणाम सामने नहीं आया और ना ही वो राजनीतिक समाज को प्रभावित कर पाया और ना ही वो एक समाज को प्रभावित कर पाया, ना ही वो राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित कर पाया, राजनीतिक समाज को या शासक वर्ग को प्रभावित कर पाया। अर्थात वाहन ने ये माना कि लेवियाथन एक प्रभावहीन और निष्फल ग्रंथ है, अर्थात उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया, उसका कोई अच्छे परिणाम या उसमें समाज में कोई बदलाव जो है वो सामने नहीं आए और ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रजनन का सामर्थ्य नहीं है। अर्थात सरल अर्थों में देखा जाए तो ये एक ऐसा ग्रंथ है, उन्होंने इसको ऐसा ग्रंथ माना जिससे कि कोई विकास की संभावना नहीं है, जिसके माध्यम से कोई सुधार की संभावना नहीं है। इसी प्रकार व्हाइटहॉल ने लेवियाथन को घातक विचारों से उसी प्रकार पूर्ण पाया जिस प्रकार एक तरह का सर्प विष से पूर्ण होता है। अर्थात व्हाइटहॉल ने कहने का प्रयास किया कि लेवियाथन ऐसे घातक विचारों से पूर्ण ग्रंथ है जिस तरह से एक सर्प होता है उसमें विष होता है और वो जो है किसी व्यक्ति विशेष को या जिस व्यक्ति को भी वो ढस लेता है उसको जो है वो समाप्त कर देता है। इसी प्रकार व्हाइटहॉल ने कहने का प्रयास किया कि लेवियाथन जो है वो राज्य से संबंधित ग्रंथ है, लेकिन ये राज्य के विकास में जो है सफल नहीं हो पा रहा है। ये राज्य को जो है पराभव की तरफ ले जाएगा या राज्य का जो है उसको नष्ट करने के लिए जो है ये ग्रंथ सामने आया है। इसकी ग्रंथ की विचारधारा इतनी घातक है कि ये निरंकुश तंत्र को समर्थन करता है और निरंकुश तंत्र को जब ये समर्थन करता है तो जो है उसमें राज्य का पराभव संभव है, उस स्थिति में जो है क्रांति संभव है। इसके साथ साथ जो है असंतोष संभव है, लोगों में असंतोष हो सकता है निरंकुश तंत्र के परिणाम स्वरूप। तो इस प्रकार से व्हाइटहॉल ने कहने का प्रयास किया कि ये जो लेवियाथन है, हॉब्स का जो ग्रंथ है, वो उसी प्रकार से जो है घातक है या उसी प्रकार से खतरनाक है जिस प्रकार से एक सर्प होता है, एक विषैला सर्प होता है। उसी प्रकार से राज्य नामक संस्था के लिए ये ग्रंथ जो है घातक है क्योंकि ये निरंकुश तंत्र का समर्थन करता है और निरंकुश तंत्र जो है उसका परिणाम ये होता है
है कि जनता में असंतोष उत्पन्न होता है, क्रांति उत्पन्न होती है और क्रांति के परिणाम स्वरूप राज्य नामक संस्था का ही जो है अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हाइट हॉल ने भी लेवियाथन का विरोध किया और जो है थॉमस हॉब्स की विचारधारा का उन्होंने विरोध किया। थॉमस हॉब्स की विचारधारा की आलोचना हम निम्न आधार पर करते हैं। सबसे पहला आधार है मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकांगी, अर्थात आलोचकों ने माना कि हॉब्स की जो मानव स्वभाव संबंधी धारणा थी वो एकांगी थी, अर्थात उसने मानव स्वभाव के सिर्फ एक रूप को देखा, उसने मानव स्वभाव के सिर्फ एक पक्ष को देखा, जबकि मानव स्वभाव जो है उसमें उसके विभिन्न पक्ष होते हैं, उसकी विभिन्न व्यक्ति की विभिन्न मनोवृत्तियाँ होती है, उसके स्वभाव के विभिन्न रूप होते हैं। उसने उन विभिन्न रूपों को नहीं देखा, उसने सिर्फ एक रूप देखा कि मनुष्य जो है वो भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य जो है झगड़ालू प्राणी है, या उसने ये देखा कि मनुष्य जो है वो स्वार्थी प्राणी है, वो सदैव जो है स्वहित के लिए सोचता है। तो इस प्रकार जो है ये कहा जा सकता है, या आलोचकों ने ये माना कि उसने मानव स्वभाव, उसकी जो मानव स्वभाव संबंधी धारणा थी वो एकाकी थी, वो जो है एक पक्ष की ओर सोच रहा था, अर्थात व्यक्ति के सिर्फ उसने एक मानव स्वभाव के एक पक्ष को देखा था। उसने मानव स्वभाव को अनैतिक माना था, उसने मानव स्वभाव को जो है स्वार्थी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू ये माना था। उसने व्यक्ति के दूसरे स्वरूप को नहीं देखा था कि व्यक्ति जो है प्राकृतिक रूप से जो है नैतिक प्राणी होता है, वो प्राकृतिक रूप से जो है सामाजिक प्राणी होता है। उसने इस चीज़ को नहीं देखा, बल्कि उसने जो है मानव स्वभाव के नकारात्मक पक्ष को देखते हुए अपने सिद्धांत का निर्माण किया है। इस संदर्भ में कैटलिन का कहना है कि हॉब्स के पूरे दर्शन का अधिकांश भाग उसके बुरे मनोविज्ञान के कारण है, अर्थात कैटलिन ने कहने का प्रयास किया कि हॉब्स का पूरा दर्शन जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसने मानव स्वभाव को जो है किस आधार पर देखा, और जब उसने मानव स्वभाव के एकाकी पक्ष को देखा, उसने मानव स्वभाव के दोष को देखा और उसी आधार पर उसने अपने दर्शन की रचना करी, तो उसका दर्शन भी जो है वो दोषपूर्ण हो जाता है, उसके दर्शन में भी काफ़ी त्रुटियां सामने आती है। दूसरा है समझौता नितांत अतार्किक, अर्थात हॉब्स ने जो थे, थॉमस हॉब्स ने ये माना था कि राज्य नामक संस्था का निर्माण जो है सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ है, अर्थात उसने इस सिद्धांत का निर्माण किया था कि व्यक्ति जो है उसने राज्य नामक संस्था का जो निर्माण है वो आपसे समझौते के आधार पर किया है। सभी व्यक्तियों ने मिलकर आपस में समझौता किया और उसके आधार पर राज्य नामक संस्था का निर्माण हुआ, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह जो समझौता है वो नितांत अतार्किक है, क्योंकि आलोचकों का ये मानना है कि थॉमस हॉब्स ने एक तरफ तो ये माना कि व्यक्ति जो है वो झगड़ालू प्राणी है, वो ईर्ष्यालु प्राणी है, वो साथ में नहीं रह सकता है और वो सदैव एक दूसरे से युद्ध करता रहता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करता रहता है। तो ऐसी प्राकृतिक अवस्था वाला व्यक्ति जो है वो एक समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण कैसे कर सकता है या शांतिपूर्ण स्थिति में कैसे आ सकता है, आलोचकों ने ये प्रश्न रखा और इस आधार पर उन्होंने कहा कि उनका जो ये समझौता सिद्धांत था वो नितांत अतार्किक था। इस संदर्भ में स्पिनोजा के साथ अन्य आलोचकों का कहना है कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले दानवों के लिए कानून प्रिय तथा विनम्र नागरिक बनना असंभव है, जैसा कि सामाजिक समझौते के समय उन्हें दिखाया गया है। अर्थात स्पिनोजा तथा अन्य आलोचकों का ये मानना है कि हॉब्स ने माना कि व्यक्ति जो है प्राकृतिक अवस्था में ऐसे रहता था जैसे कि वो दानव हो, अर्थात व्यक्ति एक दूसरे के सभी व्यक्ति एक दूसरे के दुश्मन थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के रक्त का प्यासा था। इसके साथ साथ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सदैव लड़ाई झगड़े करता रहता था, सदैव जो है उनमें युद्ध का वातावरण बना रहता था, सदैव शक्ति के लिए जो है वो संघर्ष चलता रहता था। तो इस प्रकार से हॉब्स ने ये माना था कि व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट प्राणी है, अनैतिक प्राणी है, ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है। तो स्पिनोजा तथा अन्य आलोचकों का ये मानना है कि इस प्रकार से एक जो दानव है या एक दानवी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जो है वो कानून प्रिय और विनम्र नागरिक बनकर समझौते के आधार पर किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकता है। अर्थात ये संभव ही नहीं है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि दानवी प्रवृत्ति रखता है, जो शक्ति के लिए संघर्ष करता है, जो सदैव जो है दूसरे व्यक्ति
व्यक्ति से संघर्ष करता रहता है, युद्ध करता रहता है या उनसे ईर्ष्या करता रहता है, ऐसा व्यक्ति एक समझौते के माध्यम से, सिर्फ एक समझौते के माध्यम से वो विनम्र नागरिक बनकर राज्य के आदेशों का पालन करे, इसके साथ साथ समझौते का सदैव वो पालन करे, नैतिक रूप से वो कानूनों का पालन करे, ये कैसे संभव है। इसी प्रकार वाहन ने भी लिखा है कि हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था थी, जिसमें प्रत्येक मनुष्य समस्त के लिए विरुद्ध युद्ध में रत था, परंतु ये कैसा माना जाए कि रक्त का प्यासा व्यक्ति, जिसका वर्णन उसने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में किया है, एक शांति प्रिय श्रमिक बन सकता है। अर्थात वाहन ने भी कहने का प्रयास किया कि ऐसी क्रूर प्रवृत्तियों वाला, ऐसी दानवीय प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति ऐसे राज्य की कल्पना कैसे कर सकता है जिसमें अन्याय के स्थान पर न्याय हो, जिसमें युद्ध के स्थान पर शांति हो और जिसमें अनैतिकता के स्थान पर नैतिकता का भाव जो है समावेश हो या नैतिकता की स्थापना जिसमें हो। इस प्रकार के राज्य में वो किस प्रकार से जो है कल्पना कर सकता है या वो किस प्रकार से परिवर्तित हो सकता है, वो अपने आप को नैतिक कैसे बना सकता है, वो अपने आप को कानून प्रिय कैसे बना सकता है, जबकि वो ऐसी प्राकृतिक अवस्था में रहता आ रहा है जहाँ पर जो है सदैव युद्ध का वातावरण हो, व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन हो। तो ये जो दोनों चीज़ें जो है वो विरोधाभासपूर्ण है कि प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष रहने वाला दानवीय प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जो है वो समझौते के माध्यम से इतना नैतिक हो जाएगा, इतना आज्ञाकारी हो जाएगा कि वो अपने समस्त अधिकार जो है शासन व्यवस्था को प्रदान करके या एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को प्रदान करके स्वयं जो है सिर्फ उसका आज्ञा पालक बन जाएगा। ये कैसे संभव है। तो इस प्रकार से विभिन्न आलोचकों का ये प्रश्न उठता है कि जो थॉमस हॉब्स की जो विचारधारा थी वो विरोधाभासपूर्ण थी, उनका जो समझौता सिद्धांत था वो काफ़ी अतार्किक। इसके बाद की आलोचना हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ आपको।